Very good evening to all of you. I hope you be there and waiting for my class. I expect it's not compulsory, not necessary. It's your wish, your choice. But uh, if you think it's good for you, then please come. And if you come, then indicate me that you are here. So let's start our class. And I should wait for you, or I should go ahead. No comments, no indications of yours of being here. Let me know you are here, and if you are not here, just invite others and share the information and be here. Come here. If you are getting me, are you getting me? Can you hear me? If you can, please indicate we are in a proper channel of communication. So let me know you are here. Okay, so let's start. Yesterday we discussed what? We discussed pronoun. And pronoun is what? Pronouns are the words which are used in place of a noun. Pronouns are the words that are used as substitution of a noun. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोनाउन की वो ये है कि वो नाउन को रिप्लेस कर सकता है, नाउन की जगह पर यूज़ किया जा सकता है. एंड इसके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, और उन टाइप्स के अकॉर्डिंग ये अपने कैरेक्टर्स प्रेजेंट करता है. ठीक है. तो yesterday I asked a question, what should be, what must be the sequence of pronouns if they are used more than one in a sentence. तीनों प्रोनाउन को या दो प्रोनाउन को या एक से ज़्यादा प्रोनाउन को अगर आपको किसी एक सेंटेंस में यूज़ करना है तो उन प्रोनाउंस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए. आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और तब तक हम एक पीछे का रिव्यू लेते हैं, कल की क्लास का एक रिव्यू लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो कल हमने प्रोनाउन डिस्कस किया था. प्रोनाउन में सबसे पहला प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन 7 प्रोनाउंस हैं जिनको आप 3 कैटेगरीज में, 3 पार्ट्स में, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो. एंड दो सेक्शंस आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. पर्सनल इसलिए क्योंकि ये कुछ चीज़ों की तरफ या उसी को इंडिकेट करते हैं. पर्टिकुलरली ये किसी प्रॉपर नाउन को ही रिप्लेस कर देते हैं, कॉमन नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, दैट्स वाई. तो ये रिप्लेसमेंट्स जो होते हैं इसलिए हम इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे. तो इस तरह से ये एक कैटेगरी और क्लास बन जाती है, और इनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके अलग अलग फॉर्म्स बनते चले जाते हैं. जैसे इनका एक ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स. आई सब्जेक्ट फॉर्म है. अब आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा मी. वी सब्जेक्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा अस. यू सब्जेक्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा यू. इसी तरह से ही सब्जेक्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा हिम. शी सब्जेक्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा हर. इट सब्जेक्ट फॉर्म है और इट ही ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा. दे सब्जेक्ट फॉर्म है एंड दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा THEM, देम. तो ये हमारे 7 प्रोनाउंस जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. This way we can understand how they can be used. First person where you are include, या तो आप अकेले या फिर आप किसी के साथ हैं तो भी आप WE हो जाते हैं, मीन्स हम हो जाते हैं. यू द पर्सन नेक्स्ट टू यू, जो आपके सामने है. एंड थर्ड पर्सन जिसकी बात की जा रही है, जो मैं या तुम नहीं हो, कोई और है. ठीक है. अगर यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर आप हैं सामने, हमारे सामने जिनके साथ हमारी इस समय हमारा डिस्कशन हो रहा है, हमारी कन्वर्सेशन हो रही है. बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं हैं, तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे? दे आर नॉट प्रेजेंट हेयर.
तो वो दे आर नॉट प्रेजेंट हेयर या ही इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, शी इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, तो इन वर्ड्स को जो यहाँ पर नहीं है, दे कैन नॉट बी सब्जेक्टेड इन डायरेक्ट वे, उनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म को डिस्कस कर लिया। अब इन्हीं से एक फॉर्म और बनती है रिफ्लेक्सिव फॉर्म। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब आप समझ रहे हो। तो जो सब्जेक्ट को, जो नाउन्स या प्रोनाउंस को रिफ्लेक्ट करे सेंटेंस में, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे आई के लिए आप माई सेल्फ यूज़ करते हैं, वी के लिए आप आवर सेल्फ्स यूज़ करते हैं, यू के लिए योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ अकॉर्डिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इफ इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ यू ऑल देन इट इज़ योर सेल्फ, if it is for you only then it is yourself. Next comes to he himself, she herself, it itself and they themselves. तो फर्स्ट पर्सन का वी और थर्ड पर्सन का दे, THEY दे, ये दो ऐसे हमारे सब्जेक्ट हैं जो कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ ही नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज इन प्लूरल। तो इनका जब आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, यूज़ करेंगे, तो वो कभी भी SELF नहीं होगा, वो क्या होगा? SELVES। यस, तो हमारे पास आपके आंसर्स आ रहे हैं। लवली ने आंसर किया है सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट का सीक्वेंस यूज़ होता है। एग्जैक्टली हम यहाँ पर आते हैं, अभी इस पर डिस्कस करते हैं, इस सीक्वेंस पर। बिल्कुल सही आंसर है आपका, और इसको थोड़ा सा हम अभी डिस्कशन में ले रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव को ही हम यूज़ करते हैं इम्फेटिक की तरह। जब इम्फेटिक का मतलब है इम्फेसाइज करना, इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना किसी चीज़ को, हाईलाइट करना किसी चीज़ को। तो जब आप इसे अपने सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, आई माई सेल्फ, तो ये हो जाता है इम्फेटिक। इस तरह से हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो दो पार्ट्स के बीच में, दो सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं जो इंडिकेशंस देते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, वन। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाते हैं जहाँ पर आप ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। रेसिप्रोकल हो जाते हैं जहाँ पर म्यूचुअलिटी, परस्पर का सेंस आता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हुए होते हैं, तो इसमें विच आ जाता है, व्हाट आ जाता है, हु आ जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट जो हमारा बचता है दैट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट इसलिए क्योंकि वहाँ पर हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उनको हम किसी सेंस में यूज़ करते हैं, तो वो हो जाते हैं इंडेफिनिट। जैसे एवरीवन, नो वन, समवन, ये सारे हमारे जो वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं? ये इंडेफिनिट होते हैं। तो वी हैव सम अप, और अब हम आते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ। लेट्स प्रोसीड। Yesterday I asked a question कि what should be the sequence of the pronouns if you are using more than one pronoun in a sentence। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ करने पर आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो आपको पता है, दैट्स सो गुड। पंकज, अंकित, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिए हैं। अर्जुन सर इज़ वॉचिंग, सो थैंक यू सर। और जो भी लोग यहाँ पर इस समय हैं उन सबको थैंक्स फॉर दिस क्लास, फॉर अटेंडिंग मी। तो आप सबको थैंक यू। और हम प्रोसीड करते हैं। तो हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं कि इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आप लोगों के जो आंसर है वो है 2, 3, 1। और 2, 3, 1 का मतलब यहाँ पर है कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आप एक से ज़्यादा प्रोनाउन को एक सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो आपके प्रोनाउंस का सीक्वेंस होना चाहिए सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। इन शॉर्ट आप उसको याद रखने के लिए कह सकते हैं 2, 3, 1। तो ये जो 2, 3, 1 का सीक्वेंस है ये प्रोनाउंस का सीक्वेंस है। क्या ये सीक्वेंस किसी सिचुएशन में बदलता है? माई क्वेश्चन इज़, क्या ये सीक्वेंस किसी सिचुएशन में चेंज होता है या एज इट इज़ रहता है? तो लेट मी क्लियर यू। 2, 3, 1 का जो सीक्वेंस है वो हम यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस के लिए जहाँ पर हम एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ करते हैं विद द पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव सेंस ऑफ द सेंटेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं,
उन वर्ड्स का सेंस उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। ओके, तो सेंस और वर्ड्स में डिफरेंस है। जब हम कहते हैं NOT नॉट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम सेंस की बात कर रहे हैं। व्हेन वी से NOT नॉट या NO नो, तो यहाँ पर हमेशा इन वर्ड्स को यूज़ करने का सेंस ये नहीं होता है कि हमने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन याद है? हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। आप वहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं बाय यूजिंग नॉट। अगर आप ये कहते हो कि ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, ही इज़ नॉट अ बैड मैन, ही इज़ नॉट अ बैड पर्सनैलिटी, वो बुरी पर्सनालिटी नहीं है, आपने इन सेंटेंस में NOT नॉट का यूज़ किया है। तो ये नॉट यूज़ करके जब आपने सेंटेंस को फ्रेम किया है, तो मुझे बताइए कि आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव। ही इज़ नॉट अ थीफ, इस सेंटेंस में आपका सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। और फिर आप कहते हैं ही और शी इज़ अ क्रिमिनल, ही और शी इज़ अ क्रिमिनल। तो जब हम सेंस की बात करते हैं तो हम सेंटेंसेस में नो या नॉट का यूज़ करें या नहीं करें, उस सेंटेंस का जो निटअप है, जो उनको बुन करके उस एक सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाया गया है, उस फॉर्मेशन में उसका सेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम कहते हैं ही इज़ अ क्रिमिनल, और जब हम ही इज़ अ क्रिमिनल कहते हैं तो ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस देता है, ये आपको पॉजिटिव हिट नहीं करता। लेकिन जब हम कहते हैं कि द सिटी इन विच यू लिव इज़ नॉट अ बिग सिटी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पर नेगेटिव कहा जा रहा है। ही इज़ नॉट अ थीफ, ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल, ही इज़ नॉट, तो नॉट का यूज़ करने से सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनते हैं, सेंटेंस के सेंसेस उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं। क्लियर? तो इन सेंस के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे, कोई नहीं, जो भी लेट हो गया है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है और इस वीडियो को वापस भी देख सकता है। आपके फेसबुक पेज पर ये वीडियो हमेशा के लिए है, तो जो कुछ भी आपने मिस किया है आप उसे वापस से वहीं से रिकवर कर सकते हैं इफ़ यू थिंक। तो हम सेंस की बात कर रहे हैं, तो एक सेंटेंस है कि आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। और फिर हम सेम सीक्वेंस यूज़ करते हैं और हम कहते हैं आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, आई, यू एंड ही हैव कमिटेड सिन। ठीक है, तो हमने NOT नॉट या NO का यूज़ किसी भी सेंटेंस में नहीं किया है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में जब आप जाते हो तो आप कहते हो वी आर गुड फ्रेंड्स, हम तीनों, मैं, तुम और वो अच्छे दोस्त हैं, और फिर आप कहते हो मैं, तुम और वो क्रिमिनल्स हैं। तो जब ये सेंस की बात आती है, सेंस की बात आती है, आई एम्फसाइज द वर्ड सेंस, पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो इन सेंसेस पर जब हम आते हैं तो वो डिफाइन करता है, वो डिसाइड करता है सेंस की किस ऑर्डर में हमारे प्रोनाउंस होंगे। तो प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, मेक श्योर यू आर गोइंग विद द सेंस ऑफ द सेंटेंस, नॉट विद द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो आप उस केस में इस प्रोनाउन के सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, यू गेट चेंज फॉर द सीक्वेंस ऑफ द प्रोनाउन। तो अगर आप कहते हैं कि मैं, तुम और वो अच्छे दोस्त हैं, आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तो आपका सीक्वेंस क्या है? 2 3 1। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं, तुम और वो क्रिमिनल है, मैं, तुम और उसने कुछ गलत किया है, तो उस केस में आप कहेंगे, क्या कहेंगे? आई, यू एंड ही, 1 2 3। आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 1 2 3। नोट कर लीजिए, अगर आपका सेंस पॉजिटिव है तो आपके प्रोनाउंस का सीक्वेंस होगा 2 3 1, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और अगर आपके सेंटेंस का सेंस नेगेटिव है तो आपका सेंस, आपके प्रोनाउंस का सीक्वेंस होगा 1 2 3, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, और इन तीनों को अगर हम एंड से कनेक्ट करते हैं, ये सब एंड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इनके साथ एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं, इनका जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑल द प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विथ
एंड, कंजंक्शन एंड यूज हुआ है, उस केस में हम इन्हें WEV कंसीडर करेंगे और हम इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। तो आई, यू एंड ही आर, आई, यू एंड शी आर, वी, यू एंड दे आर। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका यूज करेंगे। आई रिपीट, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप 2, 3, 1 के सीक्वेंस पे जाएंगे, नेगेटिव सेंस के लिए आप 1, 2, 3 के सीक्वेंस पे जाएंगे। एंड नेगेटिव डजंट मीन word negative, not or no is not the meaning of negative sense. Negative sense means the word that gives a meaning that is not considered positive in etiquettes and manners of the society or community where we live. ठीक है, तो एक सेंस हमारे अंदर डेवलप होता है कि हमें पता चलता है कि कोई रॉबरी करता है, तो हमें हो सकता है कि किसी ने उसे बताया हो कि नहीं कि रॉबरी गलत काम है कि नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग्स होती हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये सेंस हमारे दिमाग में क्लियर सा मैसेज चला जाता है कि रॉबरी करने वाला इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ठीक है, कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से हमारे जो सेंसेस हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, वर्ड्स पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? और आ गया है तो वेरी गुड, और नहीं आया है तो आप फिर मुझे पूछ सकते हैं, मैं इस बात को फिर से रिपीट करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से इसको जो है आप अपने दिमाग में कहीं फीड कर लीजिए, सेट कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर योर DLED एग्ज़ाम बट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो हम तीनों प्रोनाउन के सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, 2, 3, 1 एंड 1, 2, 3, और इन तीनों के साथ एंड से इनको जोड़ने पर हम क्या करते हैं, इनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग द टेंस। हम जिस टेंस में हैं हम उसके अकॉर्डिंग हैव लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, और अगर कुछ और भी हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो सिंगुलर या प्लूरल कंसीडर की जाती हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंगुलर और प्लूरल में कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब का होता है। ओनली 3 हेल्पिंग वर्ब्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर और प्लूरल। उसमें से प्रेजेंट टेंस में आपके पास आती है आर, इज और हैज़ और हैव। और फिर जब आप आते हैं पास्ट में तो आपके पास 2 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, वॉज एंड WERE वर। तो केवल 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो सिंगुलर या प्लूरल होती हैं। इसके अलावा बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स आप सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और उसी पर उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, शुड के लिए आपको नहीं सोचना है, वुड के लिए आपको नहीं सोचना है, विल के लिए आपको सोचना नहीं है, कैन के लिए आपको नहीं सोचना होता है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। वॉज या वर में से क्या सेलेक्ट करना है, इज एम आर में से क्या सेलेक्ट करना है, और हैज़ या हैव में से क्या सेलेक्ट करना है। दैट्स द कंसिडरेंस कि हम इन तीनों को जब साथ में लाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे। क्लियर? अब ज़रूरी नहीं कि तीनों प्रोनाउन एक साथ आए, कोई 2 प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो उन 2 प्रोनाउन के आने की सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, उन 2 प्रोनाउन के आने की सिचुएशन में उन 2 प्रोनाउन के आने की सिचुएशन में आपको करना ये है कि जो प्रोनाउन मिसिंग है वो उस ऑर्डर से बाहर हो जाएगा। जैसे आपके सेंटेंस में सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, 2 एंड 1। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सेकेंड पर्सन नहीं है, तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा 3 और 1। तो आप इनको लिखिए और आप एक टेबल बना करके इनको कंक्लूड करिए कि 2, 3, 1, 2, 3, और इनको प्लस प्लस लगा करके लिखिए। प्लस का मतलब एंड होता है, उसमें ऐड हो जाता है। हम अभी यहाँ पे और या किसी और कंजंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसे 2 प्रोनाउन आए हैं तो भी वो 2, 3, 1 के ही सीक्वेंस में होंगे, जो नहीं होगा वो ओमिट हो जाएगा। और अगर नेगेटिव सेंस में है तो 1, 2, 3 के सीक्वेंस में होंगे, लेकिन अगर केवल 2 प्रोनाउन हैं तो वो उस ऑर्डर में आ जाएंगे। मतलब 1, 2, 3 के सीक्वेंस में अगर सेकेंड नहीं है तो 1 और 3 हो जाएगा, अगर 1 नहीं है तो 2 और 3 हो जाएगा, अगर 3 नहीं है तो 1 और 2 हो जाएगा।
इस तरह से। तो मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं कि हम इनके साथ और क्या यूज़ करते हैं। एक फॉर्म होती है, अक्सर उसका यूज़ किया जाता है हमारे जो प्रोनाउंस हैं, स्पेशली पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ हमारे जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम एडजेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं। तो जैसे कल हमने आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था कि जब आप आई के साथ माई का यूज़ करते हैं, आई हैव माई बैग, तो वहाँ पर जो आप माई यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव का काम करता है, रिलेटिव एडजेक्टिव, वो प्रोनाउन नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहें दिस बैग इज़, आप एक तो ये कह सकते हैं आई हैव माई बैग, और आप दूसरा कह सकते हैं आई हैव बैग ऑफ माइन, मेरे पास मेरा बैग है। आप ये कह सकते हैं आई हैव अ पेन, और आप दूसरा कह सकते हैं दिस पेन इज़ माइन, दिस इज़ माई पेन एंड दिस पेन इज़ माइन। समझ में आ रहा है? दिस इज़ माई पेन एंड दिस पेन इज़ माइन, ये दो सेंटेंस हैं हमारे पास और दोनों बिल्कुल सही है, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, एंड दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है। इन दोनों में सेंस एक है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का तरीका दूसरा है। तो इस तरह से इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, आप ये कह सकते हैं कि आई का एडजेक्टिव फॉर्म माई होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? MINE, माइन होता है, जो प्रोनाउन फॉर्म में ही काम करता है। तो एक ग्लिम्स लेते हैं, एक लुक लेते हैं, और आप लोग नोट करते जाइएगा। अगर है नहीं तो ठीक है, उसको बस समझते जाइए, अगर पता है तो रिवीजन हो जाएगा। तो आई के लिए हम माई यूज़ करते हैं, और अगर हमें माई नहीं यूज़ करना है तो हम MINE, माइन यूज़ करते हैं। WEV के लिए हम आवर यूज़ करते हैं, और अगर आवर नहीं यूज़ करना है तो OURS, एस लगाएंगे आप। दिस इज़ आवर स्कूल एंड दिस स्कूल इज़ आर्स, OURS, ठीक है। फिर इसी तरह से हम यू पर आते हैं। यू के साथ हम एडजेक्टिव फॉर्म में हम योर कहते हैं, योर बैग, और जब हम उसको प्रोनाउन में ही रहने देना चाहते हैं तो हम उसे कहेंगे योर्स, YOURS, YOURS, ओके। फिर नेक्स्ट हम आते हैं ही पर। ही के साथ हम यूज़ करते हैं हिज, जो रिलेटिव एडजेक्टिव है, और हम अगर उसे प्रोनाउन फॉर्म में रहने देना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे HIS, हिज। मैं एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने बोलती हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप कहते हैं दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग, और फिर आप उसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं दिस बैग इज़ माइन, MINE, दिस इज़ माई बैग और दिस बैग इज़ माइन। तो माई और माइन का यूज़ आपने देखा, माइन के साथ आपको ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करना है, माई के साथ आपको कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह से जब हम हिज का यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ हिज बैग, दिस इज़ हिज बैग, लेकिन हिज का जो प्रोनाउन फॉर्म होता है वो भी HIS, हिज ही होता है, और तब आप कह सकते हैं दिस बैग इज़ हिज, HIS, दिस बैग इज़ हिज, दिस इज़ हिज बैग एंड दिस बैग इज़ हिज। दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस है जिसमें एरर बतानी है, एंड फाइनली इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एरर, दिस बैग इज हिज। एक छोटा सा चेंज बस आपको दिख रहा है कि हमें लगता है जनरल फॉर्म में दिस इज हिज बैग ज़्यादा सही है, लेकिन हम उसकी प्रोनाउन फॉर्म में जब आते हैं तो जैसे आई का फॉर्म माइन होता है, आवर का फॉर्म आर्स होता है, योर का फॉर्म योर्स होता है, वैसे ही का फॉर्म हिज होता है और प्रोनाउन फॉर्म भी हिज होता है, ठीक है, HIS, हिज, क्लियर। और जब शी पर आते हैं तो शी का फॉर्म हर होता है और प्रोनाउन फॉर्म भी हर्स होता है, दिस बैग इज हर्स। फिर हम नेक्स्ट आते हैं इट कहते हैं, तो इट का फॉर्म होता है क्या? इट का फॉर्म होता है इट्स, ITS,
ITS, बिना कॉमा वाला ITS, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, तो THEIR देयर होता है, और देयर का प्रोनाउन फॉर्म होता है THEIRS, दैट इज देयर्स। तो एक बार मैं थोड़ा सा और इसे आपको क्लियर करते हुए बोलती हूँ। माई बैग, बैग ऑफ माइन। माई बॉटल, बॉटल ऑफ माइन, नोट करिएगा, माई बॉटल, बॉटल ऑफ माइन। आवर क्लास, क्लास ऑफ आवर्स। आवर क्लास, क्लास ऑफ आवर्स। योर पेन, पेन ऑफ योर्स। योर हाउस, हाउस ऑफ योर्स। हिज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ हिज। हर वर्क, वर्क ऑफ हर्स, HERS, हर्स, ठीक है। और देयर, देयर जॉब, जॉब ऑफ देयर्स, THEIRS, ओके। तो इस तरह से इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलते हैं, और उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि हम कैसे उसको यूज़ करें। माइंड को तो आप लोग बहुत क्लियरली समझते होंगे, और उसी तरह से आप दूसरे सेंटेंसेस को, दूसरे वर्ड्स को भी इन फ्रेम्स में ला करके और ज़्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोनाउन का पार्ट हो गया, जो हमें लग रहा था कि आपके साथ डिस्कस किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे नाउन और प्रोनाउन फॉर्म्स होते हैं जिन पर हमारा डिस्कशन हमेशा चलता रहता है, जिनके लिए हमेशा तैयारी करनी होती है। एक और प्रोनाउन इसमें आता है ONE, वन, वन। तो वन का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है ONE, और उसके साथ आप कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं वंस। जैसे आई का माई होता है, वैसे ही वन का वंस होता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। ये हमारे प्रोनाउंस हो गए, इनके साथ क्लियर है। आई के साथ माई आएगा, इस तरह से आएगा। अगर सपोज करिए आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस आपको सेंटेंसेस में दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस है एवरीवन शुड डू, एवरीवन शुड डू, अब एक ब्लैंक है, फिर लिखा है जॉब। एवरीवन शुड डू ब्लैंक जॉब, हर किसी को अपनी जॉब करनी चाहिए, ये सेंस है। अब यहाँ पर ही नहीं है, आई नहीं है, माई नहीं है, वी नहीं है, देयर नहीं है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप यहाँ पर एवरीवन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो एवरीवन के सेंस में आप क्या जाएंगे? आप एक जनरल जो सेटअप होता है वो ये है कि जब किसी डेफिनिट चीज़ के बारे में बात नहीं की जा रही है, एक ओवरऑल सेंस में कोई बात हो रही है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है एवरीवन, ईच वन करके, तो उस केस में आप उसके साथ, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर है, समवन सिंगुलर है, एनीवन सिंगुलर है, नो वन सिंगुलर है, तो इन सब को कंसीडर करते हुए इनके साथ आप मैस्कुलिन जेंडर, मतलब ही का जो रिलेटिव फॉर्म है, आप उसके साथ चले जाते हैं। तो जब हम कहते हैं एवरीवन शुड डू, तो हमें कहना है एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस जॉब, आई शुड डू माई वर्क, I should do my work, he should do his work, they should do their work, we should do our work, everyone should do his work, and one should do one's work, ठीक है, क्लियर। और इसी तरह से जब हम यहाँ पर थिंग के साथ आते हैं, थिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो हम उसके साथ यूज़ करते हैं IT, इट, और इट का जो और प्रोनाउन वो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है इट्स, ITS, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, उन्हें समझते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग उनके लिए डेवलप करते हैं, एंड इंग्लिश बिकम्स ईजियर जब हम इस तरह से वर्ड्स को, उनकी रूट को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी जड़ों में जाने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी भाषा हमारे लिए आसान हो जाती है, और वो एक ऐसी लैंग्वेज हो जाती है जो इंटेलिजिबल है, जो समझ में आने वाली है, जो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउन का पार्ट हो गया, और प्रोनाउन का इससे ज़्यादा वाला जो पार्ट है हम फिर डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर एक जनरल उसके लिए ये ओके है। और अब इसके बाद हम आएंगे
एडजेक्टिव्स पर। तो नाउन को आपने पढ़ा, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और मैंने उसकी डेफिनेशन आपको कही कि आप सिर्फ याद रखिए नाउन इज़ द नेम, और नेम ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट थिंग। ठीक है, फिर हम आते हैं प्रोनाउन पे। तो हम कहते हैं प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन। और फिर जब हम आते हैं एडजेक्टिव पर, तो एडजेक्टिव का जो एड है उसका मतलब है कुछ जोड़ देना। ठीक है, और जोड़ना क्या है? जो उसको ब्यूटीफाई करे, जो उसको क्लैरिफाई करे, जो उसको क्लियर करे, जो उसकी क्वालिटी बताए, उसमें कुछ गलत हो वो भी बताए। क्वालिटी का मतलब सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं है, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों आते हैं। अगर गुड को एक्सप्रेस कर सकता है तो बैड को भी एक्सप्रेस कर सकता है। अगर सुपीरियर को एक्सप्रेस कर सकता है तो इन्फीरियर को भी कर सकता है। अगर फार को एक्सप्रेस कर सकता है तो नियर को भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्ड्स आते हैं। मैम रीड है नाउन की डेफिनीशन। ओके, याद है आपको, आपने समझा है तो दैट्स वेरी गुड। तो हम जब एडजेक्टिव पर आते हैं तो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ऐड समथिंग फॉर नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करने के लिए, कुछ एडिशंस करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, और एडजेक्टिव्स के जब हम टाइप में आते हैं तो एक टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो टाइप है हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव। और उस रिलेटिव एडजेक्टिव में आपने क्या पढ़ा है? आई का जो माई फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि माई अपने आप स्टैंड नहीं कर सकता है। माई को आपको कोई सहारा, सपोर्ट देना पड़ेगा, और वो सपोर्ट किसका होगा? नाउन का। और तब आप कहेंगे माई बुक, माई कार, माई लैपटॉप, माई रूम, माई फैन। और इस तरह से फिर जब आगे हम आते हैं तो जब योर को यूज़ करते हैं तो योर के साथ भी सेम सिचुएशन है। अवर यूज़ करते हैं तो इन सब के साथ एक सेम सिचुएशन है कि ये सब अलोन फॉर्म में स्टैंड नहीं करते, इनके साथ एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो सपोर्ट क्या है? वो सपोर्ट होता है आपका नाउन। तो ये जो हम माई, आवर, योर, देयर ये फॉर्म पढ़ते हैं, ये प्रोनाउन फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव्स फॉर्म्स हैं। और कौन सी एडजेक्टिव है? ये रिलेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म तो हमने इसकी पढ़ ली। उसके बाद हम दूसरे फॉर्म पे आते हैं, और हम आपके लिए एक होमवर्क भी छोड़ के जाना चाहेंगे कि एडजेक्टिव को मेनली, वैसे तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, आप न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स कहते हैं, बट हम जनरली उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, जैसे थिन है, टॉल है, शॉर्ट है, बिग है, स्मॉल है, लार्ज है, वाइड है, ये सब क्या है? ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या होते हैं? आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसका नंबर बताने के लिए, उसका अमाउंट बताने के लिए, उसको और कुछ एडिशनल जो चीज़ें होती हैं उनको। तो हमारे जो नाउन्स हैं वो मेनली, जो एडजेक्टिव्स हैं सॉरी, वो इन दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और इन्हीं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को हम फिर और ब्रेक करते चलते हैं, और बहुत सारे पार्ट्स में हम इन्हें ले आते हैं। जैसे कि हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, पर्सनल एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन वाले एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। तो इस तरह से उनकी एक क्लास बनती चली जाती है। ठीक है, तो हम प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, नाउन और प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव को डिटेल में लेंगे अपनी कल की क्लास में। और आज की क्लास में लेट्स डिस्कस व्हाट वाज द होमवर्क। तो एक होमवर्क तो आपने किया था। एक होमवर्क ये था कि आपका काम था कि आपको फाइंड आउट करना था कि कौन से एडजेक्टिव्स या प्रोनाउन को हम किस सीक्वेंस में यूज़ करते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और आपने उस पर वर्क किया। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले होमवर्क पर, दैट इज़ इडियम पार्ट। और इडियम में हमने आपको 5 इडियम्स दिए थे। फर्स्ट था टर्न अ डिफ ईयर।
आप लोग उनके मीनिंग्स यहाँ नीचे लिख सकते हैं। टर्न अ डीफ ईयर, DEAF, डीफ मीन्स क्या होता है? जो सुनाई ना दे, जो सुने नहीं, जो सुन ना पाता हो, वो डीफ होता है। और टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है सुनने की कोशिश ही मत करना, या उस पर ध्यान ना देना, फोकस नहीं करना, अटेंशन ना देना। तो उसका मतलब क्या होता है? आप सीधे से शब्द में कहें तो इट्स अनसुना करना किसी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट था प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या है? कभी फास्ट करना, कभी लूज करना, कभी तेज करना, कभी धीमे करना, कभी करना, कभी नहीं करना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका किसी चीज़ के लिए जो रवैया है वो बहुत रेगुलर नहीं है। और जब रेगुलर नहीं है, अरे होता रहेगा वाला है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अनअटेंटिव बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट था ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई में आता है ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट कर लेना, अपमान सहन कर लेना। और ईट योर वर्ड्स होता है कोई भी चीज़, किसी चीज़ पर आप बेट लगा दें, शर्त लगा दें, और उसके बाद आप उस समय ओवर कॉन्फिडेंट थे तो आपने लगा दिया, और फिर आप थोड़ा सा जब रियलिटी के फेस करते हैं तो आपने जो बात कही थी वो गलत हो जाए, तो इस केस में भी आपको ह्यूमिलिएशन ही बियर करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा कहना जो ह्यूमिलिएशन को फेस कराए, तो उसे हम कहते हैं ईट योर वर्ड्स। और लास्ट था मेक बोथ हैंड्स मीट, और उसका मतलब था बहुत सारी मेहनत करना अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। मेक बोथ हैंड्स मीट। मधु ने मैसेज किया है इनफ ऑल सम सफिशिएंट आर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। यस, ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, वेरी गुड। और रिफ्यूज टू लिसन मीन्स टर्न अ डीफ ईयर मीन्स रिफ्यूज टू लिसन, ओके, वेरी गुड। टू बिहेव इन अ केयरलेस मैनर, येस डेफिनेटली, ये दूसरे वाले का आंसर हो सकता है। वेरी गुड मधु, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। आज के लिए मेरे पास आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा काम है, क्योंकि आज जब मैं सोच रही थी तो मुझे लगा कि मैं इतना अंडरस्टिमेट आपको कैसे कर सकती हूँ। For the students, for the trainee teachers, for would-be teachers, I am thinking that they can only just learn five idioms. They can do much more. तो मुझे लगा कि I was wrong और मुझे अपनी ये गलती सुधारनी चाहिए। So today you have idioms, but they are not only 5, they are just in double. Okay, understand? They are 10. This time they are 10, and I know कि आप लोगों, बहुत सारे लोगों को उनमें से बहुत सारे idioms आ रहे होंगे, और आ रहे हैं तो भी लिखिए, नहीं आ रहे हैं तो भी लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, कॉपी पे लिखिए, पेपर पे लिखिए, याद रखिए, दिमाग में लिख लीजिए, फिंगर टिप्स पे लिख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए। बस ये है कि एट द राइट मोमेंट, एट द राइट टाइम दे मस्ट बी रिकॉल्ड, वो आपको याद आने चाहिए व्हेन यू आर इन नीड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, SIXES, 6 मतलब 6 और 7 मतलब 7। 6 में आपको ES लगाना है और 7 में आपको S लगाना है। सो फर्स्ट इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, DAGGERS, डैगर्स ड्रॉन, DRAW, एंड डैगर मीन्स खंजर होता है, जानते हैं। नेक्स्ट है एट अ स्नेल्स पेस। एट अ स्नेल्स पेस, SNAIL। स्नेल होता है वो जो क्या कहते हैं, घोंघा। आपने देखा है बारिश के मौसम में या फिर तालाबों के किनारे जो उसमें एक शंख जैसा कुछ होता है, उसमें से निकल के घूमते रहते हैं। एट अ स्नेल्स पेस। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th, ELEVENTH, 11th, HOURR, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। नेक्स्ट है एट फिंगर्स एंड। फिंगर्स एंड, एट फिंगर्स एंड,
नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, ONE एपोस्ट्रॉफी वंस लिखेंगे, फिर WIT विट लिखेंगे और विट में भी एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, तो एट वंस विट्स एंड END। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड READ, रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स LEAPS, लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट है फॉर गुड, फॉर FOR फॉर GOOD, गुड, फॉर गुड। एंड लास्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू mouth, MOUTH। I repeat, at 6s and 7s, at daggers drawn, at a snail's pace, at the 11th hour, at fingers end, at one's wit's end, read between the lines, by leaps and bounds, for good, from hand to mouth। ये 10 idioms हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कम से कम 5 से 6 आपको इसमें से आ रहे होंगे। और आप लोग यहाँ नीचे लिखिए, अभी नहीं लिख सकते हैं तो बाद में लिखिए, या फिर याद करिए, मुझे कल की क्लास में आप लिख के बताएंगे कि क्या ये थे। और आपको यहाँ पर तो आप सबके इस पॉजिटिव रिस्पांस के लिए बहुत बहुत थैंक यू अगेन। एंड जस्ट अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, अभी बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी इस बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। और यहाँ पे जितना अपने आप को सेफ करेंगे उतना ही हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा। हम अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो हम लोग सच में प्रूफ हो गए कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं। और रिसोर्सेज को आप जानते हो कि सोच समझ करके इस्तेमाल करना चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स को भी इस समय सोच समझ के ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आप अपने आप को कहीं भी यूज़ करने जा रहे हैं तो सोच समझ के करिए कि आप गेट से बाहर आपको जाना चाहिए कि नहीं, पर्याप्त मात्रा साहस हिम्मत सब है कि नहीं, तो उस बेसिस पर आप डिसीजन लीजिए और अपने आप को बचाइए, फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करिए। तो थैंक यू एंड गुड नाइट।